मतलब हद है। मोदी बोले तो परेशानी, मोदी ना बोले चुप रहें, मौन व्रत पर जाएं, साधना करें, तप करें तो भी परेशानी। मतलब सोचिए 30 मई को 48 घंटे के लिए कड़ी तपस्या करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 30 तारीख से लेकर 1 तारीख शाम तक 48 घंटे तपस्या कह लीजिए, साधना कह लीजिए, मौन व्रत। तपस्या का कष्ट कांग्रेस को हो रहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, हैरानगी है कि मोदी बोले तो परेशानी है, मोदी साधना करें, तपस्या करें, मौन व्रत पर जाएं, साधना करें, उससे भी कांग्रेस को कष्ट हो रहा है। 30 मई से 1 जून तक मौन व्रत पर मोदी रहेंगे, लेकिन उनके मौन से परेशान इंडी गठबंधन हो गया है। बड़ी खबर सुन लीजिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है। कन्याकुमारी में कल से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान साधना पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। आपको हंसी आएगी, चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है कि ये साधना जो करेंगे हेडलाइन में बने रहेंगे, तो इससे जो है आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। मोदी जी को साधना करनी है तो वो 1 तारीख जो है वोटिंग खत्म होने के बाद करें। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साधना शुरू करने जा रहे हैं, बड़ी खबर है, चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर, माफ करिएगा हंसी आ रही है पढ़ते हुए, क्योंकि वाकई मतलब हैरानगी है, मिलकर मोदी के ध्यान, अंतर्ध्यान, साधना को आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन व्रत या ध्यान लगाना चाहते हैं तो वो जो है ना चुनाव खत्म होने के बाद कर सकते हैं। अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री साधना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल शाम 48 घंटे पहले, नियम आपके लिए बता देते हैं, वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। ठीक 1 तारीख को वोटिंग, 30 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अब 30 तारीख के बाद प्रचार हो ही नहीं सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, पिछली बार केदारनाथ, इस बार कन्याकुमारी। ये तस्वीरें याद होंगी, केदारनाथ में ध्यान, अंतर्ध्यान जो है साधना की थी प्रधानमंत्री ने। वैसे तब भी प्रॉब्लम हुई थी कांग्रेस पार्टी को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कांग्रेस ही नहीं, आप ये भी सुनिए, पूरे इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया है। पूरे इंडी गठबंधन में मोदी की साधना से भूचाल आ गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है अभी, ये अच्छा, ममता बनर्जी ने भी, ये अब बड़ी खबर मुझे मिल रही है, ममता बनर्जी को भी मोदी की साधना से ऐतराज है कि वो भी चुनाव आयोग जाएंगे। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन व्रत पर एक तरीके से साधना करने जा रहे हैं, उससे भी परेशानी हो रही है। मोदी का तप, विपक्ष को कष्ट। ममता ने क्या कहा है कि अगर मोदी कल साधना शुरू करते हैं तो वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगी। मतलब ये सिर्फ कांग्रेस, ममता बनर्जी, पूरे इंडी गठबंधन में एक तरीके से भूचाल, हड़कंप कह लीजिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अच्छा, मैं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में साधना की थी ना, वो तस्वीरें भी हम लगातार स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, ये वो तस्वीर भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब बार बार सोचिए, बोले तो परेशानी, ना बोले तो परेशानी, जबकि तप, ध्यान, मौन तो मतलब सनातन संस्कृति का हिस्सा है ना। और अच्छा, ये 2014 में प्रतापगढ़, सुनते रहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं, 2014 प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें। फिर 2019 में केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे साधना करने के लिए। केदारनाथ में याद होगा आपको, गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर साधना की थी 2019। फिर 2024, ये वो 2019 की तस्वीरें। जब भी चुनाव प्रचार खत्म होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा 2 महीने से 200 से ज्यादा चुनावी रोड शो, रैलियां, इंटरव्यू, 100 से ज्यादा, पता नहीं कितना, मतलब मिशन मोड में। वैसे ये तस्वीरें, अच्छा ये भी तस्वीरें याद करिए, इस पर भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति थी। लेकिन ये इसी साल द्वारका में गए थे ना प्रधानमंत्री, द्वारिका के दर्शन, द्वारिका नगरी जो समुद्र के नीचे है, मान्यता इस तरह की। राहुल ने इसको भी ड्रामा बताया था, यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहरहाल ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस का बयान सुनिए। कांग्रेस का बयान सुनिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मोदी की 48 घंटे की साधना से घोर कष्ट हो रहा है। सुनिए। अभिषेक मनु सिंघवी आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। सुनाइए आगे बढ़, सुनाइए भाई। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो
चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। मतलब मौन रहकर भी कैसे प्रचार किया जाता है। मौन व्रत प्रधानमंत्री साधना करने जा रहे हैं, तप करने जा रहे हैं, अब वो भी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री। मैं आपको फिर से बता दूं, जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया, आपकी जानकारी के लिए, जिनको नहीं पता, 30 मई यानी कि कल शाम से लेकर 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में, वो तस्वीरें भी दिखाइए कन्याकुमारी वाली, जो तस्वीरें पीएम ने शूट की थी। अब ये देखिए वो तस्वीरें, ये कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अंतर ध्यान के लिए जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से तप कह लीजिए, साधना 48 घंटे की अखंड साधना के लिए जा रहे हैं। और 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही प्रधानमंत्री का ध्यान पूरा होगा। वोटिंग के दौरान वो प्रचार नहीं करेंगे भाई, वो कर ही नहीं सकते हैं, कल शाम प्रचार खत्म हो रहा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि यहीं स्वामी विवेकानंद को भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति। ठीक इतना नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहां 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान लगाएं, मतलब प्रधानमंत्री का ध्यान तो देखिए, जयराम रमेश परेशान, उदित राज परेशान, और अब तो ममता बनर्जी भी परेशान हो गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं वो भी जाएंगी कंप्लेंट करने के लिए। पीएम का ध्यान, शुरू व्यवधान। पीएम के ध्यान लगाने की बात सामने आते ही विपक्ष का भी ध्यान पीएम के ध्यान पर लग गया है। किसी ने इसे पीएम मोदी का आखिरी मेडिटेशन बता दिया, किसी ने रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत बता दी, किसी ने ड्रामा बता दिया, तो किसी ने ध्यान लगाने पर ही सवाल उठा दिए। यानी विपक्ष प्रधानमंत्री के साइलेंस से भी सन्नाटे में चला गया। साइलेंस से भी सन्नाटे में क्या हुआ? विपक्ष ने प्रधानमंत्री के तप का विरोध पहली बार नहीं किया। अब आपको हम थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलेंगे। याद कीजिए 18 मई 2019 के चुनाव के आखिरी चरण के वक्त, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या हुआ था, जब वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तो फिर 18 मई 2019 के चुनाव के आखिरी चरण के वक्त केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ की गुफा में तपस्या की, ध्यान किया, यानी पहाड़ों की ऊंचाई में तप मोदी कर रहे थे। सांसें विपक्ष की फूलने लगी थी। हाँ, मैं दोबारा बोलता हूं, सुनिए क्या बोला मैंने, कि पहाड़ों की ऊंचाई में तप मोदी कर रहे थे, सांसें विपक्ष की फूल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 घंटे की ध्यान, तपस्या, मौन के बाद जब गुफा से निकले थे, तब उन्होंने कहा था कि वो चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें एकांत में ध्यान लगाने का उन्होंने मौका दिया। क्यों? क्योंकि तब भी इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि यह भी एक तरीके का ना प्रचार है, यह भी एक तरीके से। और अब यहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री इसी तरह से, केदारनाथ से कन्याकुमारी, इंडी पर संकट भारी। इससे पहले मोदी ने मतलब इसी साल फरवरी में गुजरात में जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे। याद है आपको? ये वैसे 2014 की तस्वीर है, प्रतापगढ़ 2014, 2019, 2024। लेकिन याद करिए, द्वारका नगरी के दर्शन किए थे, समुद्र के भीतर गेरुआ। ये देखिए, ये वो तस्वीरें, याद है ये तस्वीरें? इसे ड्रामा बताया था कांग्रेस पार्टी ने। ड्रामा, सारे सनातन हिंदू भक्त जितने भी, बहुत बुरा लगा था उनको। यहां पर भगवा वस्त्र पहनकर, मतलब आलती पालती मारकर उन्होंने ध्यान लगाया। राहुल गांधी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में प्रधानमंत्री की तपस्या को ना ड्रामा बताया था। ड्रामा कर रहे हैं। आपकी आस्था नहीं है, आपकी सनातन में आस्था नहीं, आपकी भगवान श्री कृष्ण में आस्था नहीं है, कम से कम मजाक मत उड़ाइए। पहले का बयान है, लेकिन आज भी कह रहा हूं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए आपको। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तपस्या के खिलाफ एक चुनावी रैली में कहा था वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे बैठकर ड्रामा करेगा। ड्रामा कहा था उसने, राजनीति का मजाक बना रखा है। इतना नहीं, कांग्रेस समेत विपक्ष को प्रधानमंत्री से तब भी परेशानी होती है जब वो मंदिर जाते हैं, तब भी परेशानी होती है जब मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तब भी परेशानी होती है जब नरेंद्र मोदी, याद है ना, अनुष्ठान 9 दिन का उपवास मंदिर के लिए। विपक्ष को तब भी परेशानी होती है जब रफाल की पूजा होती है, उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है, नींबू हरी मिर्च से पूजा होती है। और विपक्ष को तब भी परेशानी होती है जब मोदी ने
संसद में याद है आपको सेंगोल की स्थापना की थी। इसलिए मोदी को कहने का मौका मिल जाता है कि विपक्ष को असल में सनातन धर्म से परेशानी है। ये चुनाव वाला जो चुनाव है वो बहाना है, सनातन निशाना है, क्योंकि कन्याकुमारी में जाकर केदारनाथ से कन्याकुमारी इंडी पर यह संकट भारी और चुनाव बहाना, सनातन निशाना। चौबीस घंटे से भी कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी इसी जगह पर ध्यान लगाने के लिए पहुंचेंगे। ये तस्वीर है कन्याकुमारी की और इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री ने करीब 3 साल पहले 2021 में उस वक्त बनाया था जब वो तमिलनाडु के दौरे पर थे। और अब यहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम जब आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर शांत हो जाएगा, तब से लेकर 1 जून की शाम तक जब आखिरी चरण के लिए वोटिंग की गहमागहमी खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री यहां ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। अब पीएम के इसी ध्यान पर सियासी व्यवधान शुरू हो गया है, लेकिन उसकी बात करें इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पीएम ने अपनी साधना और ध्यान के लिए इसी जगह को क्यों चुना। तो इसके पीछे वजह है इस जगह की अहमियत, जो पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यही वो जगह है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा में एक पैर पर ध्यान लगाया था, जबकि ऐतिहासिक अहमियत के मुताबिक दावा किया जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को करीब से देखा था। और उसके बाद 24 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इसी चट्टान पर तैरकर पहुंचे थे और 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक उन्होंने इस चट्टान पर ध्यान किया, जिसका केंद्र था भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य। और यहीं से स्वामी विवेकानंद ने देखा था एक भारत और विकसित भारत का सपना। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल भारत का सबसे दक्षिण इलाका है और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम क्षेत्र भी। अब इसी जगह पर ध्यान साधना करके प्रधानमंत्री देश को एकता का संदेश देंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया हो या साधना की हो। ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं और उस पर सियासत भी होती रहती है, चाहे चुनाव के दरमियान हो या चुनाव से पहले और बाद में। आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 5 जनवरी 2014 की है, जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर 2019 की है, जब पीएम चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ पहुंचे थे और वहां रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। और तीसरी तस्वीर इसी साल फरवरी की है, जब प्रधानमंत्री ने द्वारका में पूजा के बाद समंदर के नीचे ध्यान लगाया था। सियासत हर बार हुई है तो जाहिर है इस बार भी होनी ही थी और हो भी रही है। आखिरी चरण के लिए प्रचार अभी चल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री के इस ध्यान पर विपक्ष ने ध्यान दे दिया है। ध्यान का मतलब होता है कि झंझट से, आम जनता से, पब्लिक से हट करके एकाग्र होकर के ध्यान लगाना। ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान को इन्होंने उसका मतलब बदल दिया है। ये इनकी धृष्टता है, ध्यान नहीं है। कैमरा लेके जाएंगे, एक आंख बंद है तो दूसरे देखते रहते कोई कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा। बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। खैर,
इस ध्यान के बीच देश की 57 सीटों पर वोट भी डाले जाएंगे और खास बात ये कि उन सीटों में वाराणसी भी शामिल है, जहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर उम्मीदवार हैं। अतः देखिए, मोदी की साधना से कांग्रेस डरी या नहीं डरी, ये तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन पाकिस्तान जरूर डरा हुआ है मोदी से। हाथ जोड़कर कह रहा है साहब ये ना आ जाए भारत में। अब आपको तय करना है, पाकिस्तान की इच्छा पूरी करेंगे मोदी को वापस ना लाकर, या पाकिस्तान मांगे इंडी सरकार। देखिए, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान रो रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। मतलब अपने आप से आप लोग सवाल पूछिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, दुश्मन देश। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये कहने पर भी बुरा लग रहा होगा, आप लोग टीवी बंद कर दीजिए जिनको बुरा लग रहा है। मैं तो ताल ठोक कर बोलूंगा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। दुश्मन देश है ना। अब दुश्मन देश क्यों चाहता है कि इंडी की सरकार बने? दुश्मन देश क्यों चाहता है कि मोदी ना आ जाए? मतलब जब से चुनाव शुरू हुआ है ना, जब से चुनाव शुरू हुआ है, इनके पेट में दर्द हो रखा है पाकिस्तान के कि मोदी ना आ जाए, मोदी ना आ जाए, इंडी आ जाए। राहुल गांधी में फायर है, इंडी की सरकार बन जाए। पाकिस्तान की इच्छा आप पूरी करें या ना करें, आपके हाथ में है। लेकिन आप सोचिए, ये बात तो समझ में आती है भाई कि देखिए, इंडी गठबंधन क्यों चाहता है? क्योंकि राजनीतिक विरोधी है, कोई गलत भी नहीं है। मोदी चुनाव ना जीते, मोदी रिटायर हो जाए, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए, इंडी की सरकार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोकतंत्र है और होना भी चाहिए। ये कोई जीते कोई हारे, हमको क्या। लेकिन पाकिस्तान की इच्छा नहीं पूरी होनी चाहिए भाई, किसी भी कीमत पर। मतलब दुश्मन देश क्यों चाहता है? क्या हित है उसके कि इंडी की सरकार आ जाए? पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा क्या? मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि भारत में कोई भी चुनाव जीत जाए, राहुल जीत जाए, ममता जीत जाए, केजरीवाल, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी ना बन जाए। अब आप लोग तय करिए। भारत के चुनाव को लेकर पाकिस्तान में ना भूचाल है, जबरदस्त तनाव है। ये आदमी ना आ जाए फिर से, हमारी हालत खराब कर देता है। ये आदमी घर में घुसकर मारता है, कभी यहां मारता है, कभी वहां मारता है। कोई अज्ञात बंदूकधारी आकर हमको यहाँ ठोक देता है ना। पाकिस्तान का दर्द आप सभी समझते हैं। अब आप लोगों को पाकिस्तान का दर्द बढ़ाना है 4 जून के बाद या घटाना है? आप लोग तय करिए। क्यों पाकिस्तान में ना इंडी गठबंधन के लिए जीत की दुआएं मांगी जा रही है? क्यों दुश्मन देश में मोदी की हार की बद्दुआएं मांगी जा रही है? इंडी के लिए दुआ, मोदी के लिए बद्दुआ पाकिस्तान में। आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान से जीत की शुभकामनाएं मिल रही हैं? मोदी के लिए कहा जा रहा है कि मोदी की शिकस्त में ही पाकिस्तान की भलाई है। मोदी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो तो है, वो फैक्ट है, वो तो बहुत बड़ा फैक्ट है। 4 जून को क्या होगा पाकिस्तान का हाल सोचिए। मतलब जो भी मोदी को इस चुनाव में हराए उसके साथ पाकिस्तान की शुभकामनाएं। आखिर पाकिस्तान इंडी गठबंधन को जिताने और राहुल, ममता, केजरीवाल को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतना उतावला क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के बड़े नेता हैं, छोटे मोटे नहीं है साहब। फवाद चौधरी, उन्होंने एक बार फिर नरेंद्र मोदी का विरोध और विपक्ष का समर्थन किया। फवाद चौधरी ने कहा कि हर पाकिस्तानी चाहता है कि नरेंद्र मोदी, ये देखिए फवाद चौधरी, इनको पहचानिए। अब इनकी इच्छा पूरी करनी है नहीं करनी आप लोग तय करिए। वो लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में हारे। अबे तुम्हारे कहने से हार जाएंगे?
तुम होते कौन हो? ये चेहरा देखिए इनका, घर नहीं संभल रहा है, हमको ज्ञान दे रहे हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में मोदी आ रहे हैं, मोदी को जो हराए, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी, उन्हें शुभकामनाएं। फवाद चौधरी ने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने में भारत के वोटर्स का फायदा है। अच्छे संबंध कौन चाहता है पाकिस्तान से? अभी कहा था ना शशि थरूर ने भी और सारे कांग्रेस के नेताओं ने, व्यापार बेटर कर देंगे हम लोग, सुधार देंगे रिश्ते। इसलिए सभी को मोदी की उग्र विचारधारा को हराना चाहिए। उग्र नहीं, इनके लिए जो खतरनाक है, खतरा है। इससे पहले फवाद चौधरी खुलकर राहुल गांधी की तारीफ में कह चुके हैं कि वो बेहतर लीडर हैं। राहुल गांधी, फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लिए लिखा था, राहुल ऑन फायर। राहुल में फायर नजर आती है। इसके अलावा फवाद चौधरी केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बेल मिलने पर खुशी जता चुके हैं। फवाद चौधरी ने ममता बनर्जी के लिए भी गुड लक कहा था। हमारा दुश्मन देश किसे जिताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? फवाद चौधरी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के उस विचार की भी तारीफ कर चुके हैं जिसमें भारतीयों पर विरासत टैक्स लगाकर उनकी जमा पूंजी का 45% हिस्सा सरकार को ले लेना चाहिए, विरासत कर। पाकिस्तान बोला बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए बेहद सकारात्मक रुख है, बल्कि ताली तो दोनों ओर से बज रही है ना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने कहा कि इंडी गठबंधन को जिताओ, ठीक। कांग्रेस ने क्या कहा कि भारत को पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने चाहिए। अब ये सवाल है, क्या मतलब दोनों तरफ से ताली बज रही है ना साहब। पाकिस्तान ने कहा मोदी को हराओ, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, विजय, महाराष्ट्र के विजय वेडेट्टीवार ने आतंकी कसाब को क्लीन चिट दे दी थी। ये मतलब यही प्रधानमंत्री ने भी, कोई गिव एंड टेक चल रहा है क्या? तो मतलब आप हमारी तारीफ करें, आप हम आपकी तारीफ करेंगे। पाकिस्तान ने राहुल गांधी की तारीफ की तो चन्नी साहब, कांग्रेस के जो सीएम पंजाब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के इलाज के लिए बॉर्डर खोल देंगे। पाकिस्तान ने राहुल को बेहतर लीडर बताया तो बीके हरिप्रसाद ने कहा पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन, भारत का नहीं है, भारत का दुश्मन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ कॉमन होती है, इससे कांग्रेस पार्टी इन सारे बयानों से किनारा कर लेती है। कांग्रेस कहती है हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। हालांकि राहुल गांधी खुद पुलवामा को लेकर पूछ चुके हैं, पुलवामा से किसे फायदा। जी, आप लोग हैरान हो रहे होंगे, गूगल करिएगा, दावे के साथ कह रहा हूँ, पुलवामा से किसको फायदा। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, मुझे आज भी याद है। उन्होंने ट्वीट किया था पुलवामा से किसे फायदा। फायदा नुकसान के लिए हुआ था पुलवामा, 40 जवान शहीद हुए थे हमारे। मतलब एक और इंडी गठबंधन ने भारत को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का डर दिखाया। दूसरे ओर इंडी गठबंधन ने ही भारत के परमाणु हथियार खत्म करने का वादा किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में सीपीएम ने लिखा है कि सीपीएम देश के परमाणु हथियारों को खत्म करने का काम करेगी। देखिए, भारत के विपक्ष और पाकिस्तान के नेताओं के बीच इसी तालमेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि दोनों के बीच की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। देखिए, पाकिस्तान मांगे इंडी सरकार। पाकिस्तान प्रेम के बाद कांग्रेस के चीन प्रेम की भी बात कर लेते हैं। भारत चीन युद्ध पर कांग्रेस के नेता मणिशंकर, इंतजार हो रहा था मणिशंकर अय्यर का चुनावों में। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। क्या कहा है उन्होंने? मतलब क्या कोई भारतीय 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में 3000 से अधिक सैनिकों की शहादत को भूल सकता है? चीन ने इस युद्ध में जिस तरह भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था ना, क्या उसे कभी भुलाया जा सकता है? मतलब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर के लिए भारत चीन युद्ध कथित, मतलब उन्होंने कहा कि एलिजिडली जो इंट्रूजन की चीन ने, घुसपैठ, मतलब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था या नहीं, ये बात उनकी नजर में स्पष्ट नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर ने खुद ये बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, चुनाव चल रहे हैं इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो बयान आपको सुनाते हैं मणिशंकर अय्यर का, क्या कहा और बाद में क्या कहा, वो बयान आपको सुनाते हैं। सबसे पहले इन
October 1962, the Chinese allegedly invaded India. So I used the expression alleged, but I shouldn't have done so. Yes, it is an I shouldn't have done so because we're in the middle of an election. हालांकि जब उनसे चीन के कथित आक्रमण कहने को लेकर सवाल किया गया ना, तो वो बैकफुट पर आ गए और इसके लिए माफी मांग ली। देखिए, मणिशंकर अय्यर ने माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगते समय भी उन्होंने यही कहा कि चुनावों के समय उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब अगर इस समय देश में चुनाव नहीं होते तो शायद वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। उनका बयान आपने सुना। उधर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवैसी कैसे आक्रामक हो गए। मोदीवार, रविवार की छुट्टी का जो ईसाई कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था ना, उसको लेकर ओवैसी फायर है। देखिए अब आप ये रिपोर्ट देखिए आप। तुष्टीकरण की सियासत पर प्रहार। उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला। हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। ओवैसी साहब कट्टरता को बढ़ावा देते हुए और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को अब 100 घंटे से भी कम वक्त बचा है और सियासी मैदान में लव जिहाद, मुजरा और जुमे की नमाज को लेकर संग्राम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के दुमका में एक रैली के दौरान तुष्टीकरण की सियासत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की जेएमएम सरकार ने मुस्लिम बहुल इलाके वाले एक जिले में रविवार की छुट्टी खत्म करके वहां शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी है, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी पर अटैक किया कि नरेंद्र मोदी, आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। अब अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी हमला किया जिसमें उन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों की सुरक्षा की गारंटी दी थी। बिहार के पाटलिपुत्र में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि इंडी गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उसे वहां जाकर मुजरा करना है तो भी करे, लेकिन वो एसटी, एससी और ओबीसी के अधिकारों के लिए संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की। देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार 7 दिन की गर्मी के बाद मौसम ठंडा हुआ, बारिश हुई, लेकिन आज दिल्ली ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दिल्ली दुनिया के उन टॉप 10 जगहों में शामिल हो गई जहां धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा गर्म दिन आज रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली ने गर्मी के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सारे अपडेट्स इस वक्त आपके सामने चल रहे हैं। आज तापमान 52 डिग्री के पार पहुंच गया, 52 डिग्री टॉर्चर। कल दिल्ली में 100 साल में सबसे ज्यादा 49.5 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। देखिए, गर्मी की वजह से राजस्थान में 122, यूपी में 23 लोगों की मौत, दुखद मौत की खबर है। बिहार में तो हीट स्ट्रोक की वजह से
10 जिलों में अलग अलग स्कूलों में 80 से ज्यादा छात्र बेहोश हो गए। स्कूलों में सन्नाटा है। बिहार में हीट स्ट्रोक से एक दारोगा और महिला की मौत हो गई। राजस्थान के 11 शहरों में आज पारा 48 डिग्री के पार और हीट वेव का रेड अलर्ट। वैसे आपको बता दें, झांसी, वाराणसी, आगरा में 100 साल में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। झांसी में कल 49 डिग्री, तो आज 48 डिग्री टेम्परेचर रहा है। उधर दिल्ली की बात कर लें हम, दिल्ली में गर्मी की वजह से पानी की कमी हो गई है, इसलिए पानी की बर्बादी पर 2000 का फाइन। 2000 का फाइन। गाड़ी अगर आप पाइप से धोएंगे ना, गाड़ी अगर आप धोते हैं पाइप से, दिल्ली में मत धोइएगा भाई साहब, 2000 का फाइन लग जाएगा। 2000 का फाइन, पानी की बर्बादी। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि 9 शहरों में पारा 40 डिग्री पार कर गया। पहाड़ों में बुरा हाल है। अभी खबर मिली है कि आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान सुनेंगे कितना, 52.9, 53 डिग्री सेल्सियस मुंगेशपुर, दिल्ली। अब आप इसकी भी वैसे जांच चल रही है। वैसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर कहा है कि इसकी जांच की जा रही है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने सबको हैरान परेशान कर दिया। स्कूलों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उधर दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया। दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रांसफार्मर मांग रहे पानी, बम बनकर फटा एसी। राजस्थान में 53 डिग्री वाला आपातकाल। दिल्ली में भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 49 डिग्री पार कर चुका था, जो 100 साल में सबसे ज्यादा था। लेकिन आज तो दिल्ली का पारा 52.3 तक पहुंच गया। इतनी गर्मी दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई। ये तो सामान्य नहीं है। जो सामान्य तापमान होता है इससे लगभग 7-8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है। इसलिए हम सीवियर हीट वेव कंडीशंस डिक्लेयर किए हैं। दिल्ली, और यू कैन से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और यहाँ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एमपी, एडजन एरियाज ऑफ यूपी, वहाँ हम रेड कलर और ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रहा है और लोगों को एक्शन लेना चाहिए सेफ रहने के लिए। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी, परेशान करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक न रहा हो। बिहार में भी गर्मी ने एक साथ कई शहरों पर अटैक किया है। बिहार के औरंगाबाद में तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी ने यहां बच्चों पर कहर बरपा दिया। शेखपुरा में तो 50 से ज्यादा स्कूली छात्र गर्मी की वजह से एक एक कर बेहोश होने लगे, जिससे पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेगूसराय में भी तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां के मध्य विद्यालय में 18 छात्राएं बेहोश हो गईं। स्कूल ने तुरंत ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसी तरह वैशाली में परीक्षा देने के दौरान 12वीं की एक छात्रा बेहोश हो गई। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। तपती गर्मी से राहत के लिए लोग एयर कंडीशनर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही जानलेवा साबित हो रहा है। तस्वीरें पंजाब के रोपड़ की हैं, जहां तापमान 45 डिग्री से नीचे ही नहीं आ रहा। घर में लगा एसी भी गर्मी के आगे सरेंडर कर गया। गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया।
चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है। चूरू में पारा लगातार 50 पार बना हुआ है, तो राज्य के 11 जिलों में 48 डिग्री से ज्यादा का तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक सिर्फ 4 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है, लेकिन राजस्थान के कई शहरों में लू का रेड अलर्ट जारी है। जब गर्मी के सामने सारे उपाय फेल हो गए, तो राजस्थान में नौतपा के प्रचंड कहर से बचने के लिए 11 पंडितों ने महायज्ञ किया। इसके लिए पंडितों ने बर्फ के ठंडे पानी में बैठकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इंद्र देवता से बारिश की कामना की। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित करते हुए, देखिए सड़क के दोनों तरफ मैं एक तस्वीरें दिखाऊं तो हर तरफ यहां पर देखिए काफी ज्यादा तादाद में गोरखपुर वासी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रवि किशन को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस विशाल रोड शो? और दूसरी तरफ विपक्ष में 2 शख्स, खास तौर से अखिलेश और राहुल, कहते हैं कि इस बार एनडीए 200 के नीचे रहेंगे। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां कहीं जाएंगे 6 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। अंतिम और 7वें फेज का इलेक्शन 1 जून को है। पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के कारण सभी भ्रष्टाचारी भयभीत हैं, चारों खाने चित हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और इसीलिए उनके द्वारा अपनी पराजय को सुनिश्चित देखते हुए तमाम प्रकार के अब अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। 10 वर्ष में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए, विकास और गरीब कल्याण के लिए, विरासत को सम्मान करने के लिए, उससे आम जनता युक्त है और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। एक तरफ आप माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है गाजीपुर का, वो मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है। जो बाकी 1 आध बचे होंगे उनको भी वे भी सफाया हो जाएगा।